अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। तो इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि राल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, तो उसके 3 साल बाद मिस्टर राल्स्टन ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनको एक दूसरे बड़े स्कूल में हेडशिप ऑफ़र हुई थी। और उसके बाद जो नया जो प्रिंसिपल आया उसका नाम था मिस्टर चैटरिस। वो उससे भी ज़्यादा नौजवान था, इसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था और सिंपैथेटिक हमदर्द इंसान था। और उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि मिस्टर चिप्स ही असल में ब्रोकफील्ड का इदारा है और बड़े ही अक्लमंदी के साथ उन्होंने इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कि मिस्टर चिप्स के साथ इन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात बना के रखे। 1913 में मिस्टर चिप्स को ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो गई और तकरीबन सारा ही जो विंटर का टर्म था वो छुट्टियों पर रहे। और इसी वक्त में उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मैं अब 65 साल का हो चुका हूँ। और राल्स्टन के जो सीधे सीधे अल्फाज थे उनका भी काफ़ी असर हुआ मिस्टर चिप्स के ऊपर। इसके साथ मिस्टर चिप्स ने मुकम्मल तरीके से अपने आप को अलग नहीं कर लिया था, बल्कि उन्होंने कमरा किराए पे ले लिया था मिसेस विकेट के यहाँ। और जब फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर हुआ जुलाई 1913 में, तो चिप्स ने अपनी फेयरवेल रिसीव की और अपनी स्पीच की, और काफ़ी लंबी स्पीच थी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मजाक थे। मिस्टर चिप्स ने काफ़ी लैटिन कोटेशंस भी इस्तेमाल की और स्कूल के कप्तान का रेफरेंस भी दिया, जो कि हमेशा बढ़ा चढ़ा के बात किया करता था चिप्स की जो कंट्रीब्यूशन है ब्रोकफील्ड के हवाले से। उसका ताल्लुक़ ही एक ऐसी फैमिली के साथ था जो कि मुबालगा आराई किया करती थी। मिस्टर चिप्स बताते हैं कि एक दफ़ा मैंने उसको 1 नंबर दिए और उसने बढ़ा के 7 कर लिए। इस बात पे अवाम बहुत ज़्यादा हंसी और बहुत ज़्यादा तालियां बजाई। फिर उसने कहा कि मैं ब्रोकफील्ड में 42 साल रहा हूँ और काफ़ी अच्छा वक्त मेरा गुज़रा है। फिर उन्होंने कुछ एक लैटिन कोटेशन भी यहाँ पर बोली अपनी तकरीर में, और वो ये कहता है मुझे बहुत सारी तब्दीलियाँ भी याद है। मुझे ये भी याद है जब पहली बाईसाइकिल कब आई थी, मुझे ये भी याद है पहला इलेक्ट्रिक लाइट कब लगी थी, कब हमने डोमेस्टिक स्टाफ एक रखा हुआ था लैंप बॉय, और उसका काम सिर्फ यही था कि वो स्कूल के अंदर जो लाइट थी उसको ख़त्म बुझाया करता था। और उसे मिस्टर चिप्स ने एक और याद अपनी शेयर की कि एक दफ़ा इतनी सर्दी पड़ गई कि 7 हफ्ते तक हमें सिर्फ सख्त सर्दी का सामना करना पड़ा। कोई गेम्स नहीं थी, स्कूल ने स्केटिंग सीखी दलदल के ऊपर। और फिर 1880 का वक्त था जब जर्मन मीज़ल्स की बीमारी फैल गई और बड़ा हाल जो था उसको हमने हॉस्पिटल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया। और मिफिकिंग नाइट को हमने बहुत ज़्यादा बोन फायर लगाई हुई थी कि साथ वाला पेविलियन जो था वो हमारा जल गया और हमने फायर ब्रिगेड को बुलवाना पड़ा। फायर ब्रिगेड जब आया तो वो भी काफ़ी उदास थे, ऐसा लगता था कि वो भी घर में खुशियाँ मना रहे थे। मिसेस ब्रॉल का जिक्र किया मिस्टर चिप्स ने, जिनकी तस्वीर अभी भी टक शॉप में मौजूद है। उन्होंने तब तक यहाँ पर काम किया जब तक उनके अंकल ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए बहुत सारे पैसे नहीं छोड़ गए थे। वो ये मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मुझे इतना पता है कि मैं कभी ना फैसला करता हूँ कि मैं किताब लिखूँगा, लेकिन मैं क्या किताब का टाइटल रखूँ, मेमोरीज़ ऑफ रॉड एंड लाइंस रखूँ। तो इस बात पे अवाम बहुत ज़्यादा हंसी। फिर वो ये कहता है कि मैं एक ना एक दिन लिखूँगा ज़रूर इन सारी यादों को, लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरे जहन में आप हमेशा याद रहोगे और मैं आप लोगों के चेहरे याद रखूँगा, मैं कभी इनको भुलाऊँगा नहीं। हज़ारों चेहरे मेरी जहन में हैं, लड़कों के चेहरे। आप यहाँ पर आओगे सालों बाद और अगर आप मुझसे मिलोगे तो मेरे जहन में वही आपका चेहरा होगा जो अब है। शायद उस टाइम मैं आपका चेहरा ना याद रख सकूं क्योंकि आप बड़े हो चुके होंगे, तो आप मुझसे ये कहेंगे कि बूढ़ा लड़का अब मुझे भुला दिया है, बूढ़ा लड़का मुझे अब
یا پہچانتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یاد رکھوں گا جس طرح اب ہو۔ آپ میرے ذہن میں اب کبھی بھی بڑے نہیں ہوگے۔ مثال کے طور پہ جب لوگ بات کرتے ہیں ہمارے چیئرمین گورنرز کے، تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ہاں وہ چھوٹا سا بچہ جس کے بال اوپر کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ جیرنڈ اور جیرنڈیو میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن اس بات پہ عوام بہت ہنسی۔ لیکن مجھے ساری رات اس طرح سے اب اپنی تقریر نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک لیٹن کوٹیشن بولی اور عوام بڑی ہنسی اور انہوں نے تالیاں بجائیں۔ اگست 1913 چپس جو تھا وہ ویسٹ بیڈن گیا اپنا علاج کرانے کے لیے، جہاں پر وہ ایک جرمن ماسٹر کے گھر پہ رہا۔ ہر سٹیفل اس کا نام تھا، جس کے ساتھ وہ کافی دوستانہ ہوا۔ سٹیفل 30 سال اس سے چھوٹا تھا، لیکن دونوں کے اچھے تعلقات رہے۔ ستمبر میں جب تعلیمی دورانیہ شروع ہوا، چپس واپس آیا، اس وکٹ کے ہاں رہا۔ اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت تھی، مطلب اتنا اسٹرانگ اور فٹ اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ اس نے خواہش کی کہ کاش میں ریٹائر نہ ہوا ہوتا، لیکن اس کے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا۔ نئے لڑکے اس کے پاس آتے تھے، وہ امپورٹنٹ میچز دیکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اسکول کے ہیڈ کے ساتھ بھی کھانا کھاتا، ایک دفعہ استادوں کے ساتھ بھی، اور اگلے سال نیو بروفیلڈین ڈائریکٹری کی ایڈیٹنگ بھی کرتا اور اس کو تیار بھی کرتا۔ کبھی کبھار وہ اوکیجنل آرٹیکلز بھی لکھا کرتے تھے جس میں لیٹن کوٹیشنز ہوتی تھیں، اور اولڈ بوائز کلب جو تھا لنڈن میں، اس کے پریزیڈنٹ شپ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی۔ ٹائم اخبار کو پڑھا کرتے تھے مکمل طریقے سے، جاسوسی ناول پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ پسند تھا ان کو شیرلاک ہوم۔ کافی زیادہ مصروف تھے اور خوش بھی تھے۔ ایک سال بعد 1914 میں انہوں نے اینڈ آف ٹرم ڈنر جو تھا وہ ایکسیپٹ کیا۔ بہت زیادہ جنگ کی بات چیتیں چل رہی تھیں، اولیسٹر میں سول وار ہو چکی تھی، آسٹریا اور سربیا کے درمیان حالات خراب ہو رہے تھے۔ آسٹریا اور سربیا کا یہاں پر اس لیے ذکر آیا کیونکہ انہی دونوں ملکوں نے ہی ورلڈ وار 1 کو شروع کیا تھا۔ اور بعد میں ہارٹ سٹیفل جو کہ جرمنی جا رہے تھے، اگلے دن انہوں نے چپس کو بتایا کہ میرے خیال میں بالکن بزنس کسی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ بالکن بزنس کیا ہے کہ بلغیریا نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا یونان کے اوپر، اور بعد میں وہ ہار بھی کیا۔ بالکن وار جو تھا نا، وہ اصل میں یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک فور رنر ہے، کیونکہ یہی شروعاتی مراحل تھے جنگ عظیم اول کے۔ تو یہیں پر چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔